हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और आज इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ज्योमेट्री का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर फॉर सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशंस का। किसी भी एग्जाम की अगर प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो होता है सिलेबस कंप्लीट करना, रिवीजन करना और फिर उस पर्टिकुलर एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना। और महाराष्ट्र बोर्ड के लिए क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस पेपर सीरियसली बहुत कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करके दिए जाते हैं, सो दैट आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग हो सके, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे हो सके। सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत सारे चैनल है जो उनके लिए क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन अपने महाराष्ट्र बोर्ड के लिए ये चैनल्स बहुत कम है जो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने में आपकी हेल्प करते, जिससे आपको और एक नए डायमेंशनल में व्यू पॉइंट मिलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और हमें कितना मेहनत और कितना हार्डवर्क करना है। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। इस सेशन के अंदर हम सॉल्व करने वाले 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का क्वेश्चन पेपर फॉर सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन, और ये पेपर आपके बोर्ड्स एग्जाम तक भी आपके काम आ सकता है। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। पेन पेपर निकाल दो और साथ में ज्योमेट्री का टेक्स्ट बुक निकाल दो। जो भी मैं मेन पॉइंट आपको मार्क करके दूंगा, जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताऊंगा वो नोट डाउन कर लेना और मार्क कर लेना। लेट्स बिगिन। देखो भाई, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले नहीं है उस क्वेश्चन पेपर के जनरल इंस्ट्रक्शन पता होने चाहिए कि भाई एक्चुअल में आपको किन बातों को फॉलो करना व्हाइल राइटिंग द क्वेश्चन पेपर। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द जनरल इंस्ट्रक्शन। एग्जाम 2 आवर्स का आपका होने वाला है, आपको उसके हिसाब से अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना है। टोटल मार्क्स 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और सेमेस्टर 1 एग्जाम का हम ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम तक भी आप इसको संभाल के रख सकते हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए पर्टिकुलर टॉपिक का। सबसे पहला है ऑल क्वेश्चन कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए ऑप्शन वाले, भाई 5 में से 3 करने तो आपको 3 तो करने ही है। एक्स्ट्रा करोगे इट्स ओके, बट आपको कम से कम 3 करने हैं। जो पहले अच्छे से आते हैं वो करना, जो कम आता है वो एंड में करना अगर टाइम मिले तो, नहीं तो छोड़ देना, बट 3 तो कम से कम करना। 5 में से अगर 3 बोला है तो ओके। ड्रॉ नीट एंड टेक्निकल करेक्ट डायग्राम व्हेन एवर नेसेसरी। जब जब आपको लगे कि डायग्राम बनाने की जरूरत है तो आप डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने से एक विजुअलिटी बढ़ती है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो हम डायग्राम बनाने की कोशिश करो अगर वहां पे रिक्वायरमेंट है या आपको लगे तो। ओके, स्टार्ट न्यू क्वेश्चंस ऑन द न्यू पेज। जो भी नया क्वेश्चन है आपको नए पेज पे स्टार्ट करना है, उस पेज पे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 मान लो किसी पेज पे खत्म हुआ और नीचे इतनी जगह बची है, तो आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर लो, आपको न्यू पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करना है। फोर्थ वाले पॉइंट की बात करते हैं कि जो भी यहाँ पे आपको फिगर दे रखा है उसमें जो भी आपको नाम वगैरह देना, आप तो अच्छे से नाम देना है। ओनली फर्स्ट आंसर विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉर ईच एमसीक्यू। मान लो एमसीक्यू 1 का आंसर आपने ए लिखा और एमसीक्यू 1 का आंसर वापस से आपसे बी लिखा, तो पहला वाला ही एमसीक्यू का आंसर आपका कंसिडर किया जाएगा, दूसरा वाला आपका नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। और राइट ओनली अल्टरनेटिव फॉर द एमसीक्यूज। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है तो डायरेक्ट 1 लिख के ए लिख दो, इट्स ओके। 2 लिख के बी लिख दो, ओके। 3 लिख के जो भी सी लिख दो, ओके। इस तरीके से आपको एमसीक्यू के आंसर करने हैं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो जहां जहां समय बचे वहां पे अपना समय बचाने की पूरी कोशिश आपको करनी है इस पेपर के अंदर। सो लुक एट दिस जनरल पेपर पैटर्न कैसा होता है। देखो, बोर्ड एग्जाम का जो पेपर पैटर्न होता है वही हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशन का बोर्ड पेपर पैटर्न होता है। और ध्यान रखना, अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अपने सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना इस एग्जाम को लाइटली नहीं लेना है, उतना ही सीरियसली लेना जितना आप बोर्ड एग्जाम को सीरियसली लेने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 1 ए की बात करेंगे, 4 एमसीक्यू 4 मार्क्स के लिए होगा, नो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 बी की बात करेंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के लिए होंगे, 4 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ए की बात करेंगे, 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी 2 आपको सॉल्व करने। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, मतलब ऐसे ऐसे बॉक्स दिए रहेंगे, आपको सिर्फ बॉक्स को फिलअप करना है। एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स, 2 करने के लिए टोटल आपको 4 मार्क्स मिल रहे होंगे। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर जो 2 ए होता है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसको भूलने का नहीं। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बी की बात करेंगे तो 1 से 5 क्वेश्चन होंगे, कोई भी आपको 4 सॉल्व करने हैं, एक को 2 मार्क्स मिलेंगे, टोटल आपको 8 मार्क्स यहाँ पे मिल रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 ए की बात करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन है, कोई भी एक सॉल्व करना है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और ये एक्टिविटी बेस होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक्टिविटी बेस पे 4 और 3 तो टोटल 7 मार्क्स तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पे ही होते हैं, तो भूलने का नहीं इनको। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, 1 से 4 क्वेश्चन, कोई भी 2 सॉल्व करने, 3 मार्क्स का एक होगा, टोटल 6 मार्क्स मिल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हार्ड होता है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में कभी कभी नहीं होते हैं या मोस्ट ऑफ टाइम नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा हार्ड होता है। टोटल 8 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 3 में से कोई भी आपको 2 सॉल्व करने होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे इस तरीके का एग्जाम पैटर्न आएगा। क्या बात विशेषता क्या है, एक्टिविटी के बारे में ध्यान देना और एक्टिविटी के बारे में ध्यान देना। और ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हार्ड होता था, अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो इसका भी ध्यान देना। और आउट ऑफ मार्क्स अगर आपको चाहिए होंगे तो ध्यान रखना एमसीक्यू और क्वेश्चन नंबर 1 का बी में से एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। आउट ऑफ मार्क्स वाले ध्यान रखो, जो बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके हैं उनका कहीं पे भी यहाँ पे मार्क्स नहीं जाना चाहिए, बिकॉज यू डोंट हैव ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B। Okay, let's begin with this question paper, and this is the one of the most beautiful question paper which is created by Crystal Concept। प्रैक्टिस पेपर है ये आपके लिए, it is completely based on previous year papers और थोड़ा बहुत हमारी तरफ से मॉडिफिकेशन। So let's start। Out of the following which is the Pythagoras triplet? कैसे पहचानते पाइथागोरस ट्रिपलेट? कमेंट करो, कमेंट करो, कैसे पहचानते हैं? बहुत बढ़िया। क्या करने का, जो भी ऑप्शंस आपको दिए उनमें से बड़े वाले नंबर का स्क्वायर करके दो छोटे नंबर वाले का स्क्वायर करके प्लस करने का, सेम आया तो है, नहीं आया तो नहीं है। तो यहाँ पे हम करते बी वाले के साथ खेल खेलना शुरू करते। सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है? 5। 5 का स्क्वायर कर लो 25, आलोक कर लिया। फिर छोटे वाले नंबर कौन से है? 3 और 4। पहले 3 का स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर कर लो, दोनों छोटे वाले नंबर का स्क्वायर का प्लस कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 आ गया। देखो सेम आ गया, मतलब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन। ओके चलो, ये एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, एक्चुअली बी ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? 3,4,5 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो आंसर कैसे लिखोगे एग्जाम में? 1 का ए, दैट्स इट। 1 का ऊपर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 का ए हमारा चालू, फिर 1 का ए, फिर जो भी 2 का होगा वो इधर, 3 का होगा इधर। इस तरीके से आपको एग्जाम में अपने आंसर्स करने हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट पहचानने आया। चलो भाई, आप पता करो कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं। क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर करेंगे 100, आप बोलोगे 100, फिर वो क्या बचा? 1 5, तो 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, टोटल आया 26। क्या 100 के बराबर आया? तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, फटाफट 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 खटाखट खटाखट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 का ए का सेकंड ऑफ एमसीक्यू। ट्रायंगल दे रखा एबीसी और ट्रायंगल दे रखा डीईएफ, जिसके अंदर एंगल बी कितना दे रखा है आपको? एंगल बी और एंगल ई। एंगल यहाँ पे एंगल जेड लिख दिया, यहाँ पे एंगल बी और एंगल ई। यहाँ पे आप डायग्राम में देखो, एंगल बी और एंगल ई दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। उसी तरीके से एंगल एफ और एंगल सी, एंगल एफ और एंगल सी भी एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पे देख लो, एंगल एफ और एंगल सी एक दूसरे के बराबर है। और ए बी क्या है? ए बी है 3 टाइम्स ऑफ डीई। तो ए बी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ डीई है, मतलब ए बी जो है डीई के 3 गुना है। ए बी जो है वो डीई के 3 गुना बड़ा है। विच स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग टू द करेक्ट? यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पे बी एंगल, यहाँ पे बी एंगल ई एंगल के बराबर है, मतलब आप बोलोगे सर एक एंगल बी एंगल ई एंगल के बराबर हो गया, करेक्ट है। उसी तरीके से यहाँ पे सी एंगल एफ एंगल के बराबर है, तो यहाँ पे सी एंगल एंगल सी एंगल एफ एंगल के बराबर है। तो यहाँ से तो आपको पता चल गया, यहाँ से ए मिल गया, यहाँ से ए मिल गया, मतलब ए टेस्ट हो गया। ए टेस्ट हो गया मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए, ये तो कंफर्म हो गया। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ऑप्शन पढ़ते हैं। ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट सिमिलर। भाई सिमिलर तो है, हमारा सिमिलर तो कंफर्म है, ए टेस्ट से सिमिलर हो गया। ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। हाँ देखो, ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट के बारे में हमें पता नहीं, चल चेक कर लेते हैं। देखो भाई, जो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, जो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनकी साइड सेम होती है। क्या होती है? साइड की लंबाई क्या होती है? सेम होती है। और आप देख पा रहे हो कि ए बी 3 टाइम्स ऑफ डी है, मतलब लंबाई सेम ही नहीं है। ए बी जो है वो डी के बराबर है क्या? नहीं, ए बी डी के 3 गुना है, मतलब ए बी बड़ा है और डी छोटा है। डी क्या है? छोटा है। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के तो सारे साइड सेम होने चाहिए, सारे एंगल सेम होने चाहिए, मतलब यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। भाई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो है बट ट्रायंगल सिमिलर तो है बट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है भैया, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है? साइड सेम नहीं है। यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, गाड़ी वाला है कचरा निकाल, यहाँ पे देख। समझ में आया? आगे देखते हैं। Chord AB and chord CD of the circle intersect inside the circle. Chord AB and CD ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल। दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, तो चलो भाई एक सर्कल बना देते प्यारा सा खूबसूरत सा, और दो कॉर्ड बना देते, ये री एक कॉर्ड, ये री एक कॉर्ड, और दोनों सर्कल के अंदर मिल रही है। कौन से पॉइंट पे मिल रही है? ई पे। और नाम क्या है? एक का नाम ए बी है, एक का नाम सी डी है। लो भैया बना दिया। आगे देखते आगे देखते। ए का वैल्यू दे रखा 5.6, ए का वैल्यू दे रखा 5.6, ई बी का वैल्यू दे रखा है 10, सीई का वैल्यू दे रखा है 8, और फाइंड करने बोला ईडी। क्या कर लोगे? कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा भैया? थ्योरम ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल। कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, जब कॉर्ड किसी सर्कल के अंदर मिलती है, सुनना,
जब कॉर्ड किसी सर्कल के अंदर मिलती है तो ये वाला मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है। कौन सा? ए इंटू ई बी इज इक्वल्स टू सीई इंटू ईडी। ऊपर वाला कौन सा क्वेश्चन मार्क किया वो कौन सा? ईडी। ये वाला मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है जब कॉर्ड कहां मिलती है? सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, यू कैन से द इंटरसेक्टिंग कॉर्ड। कहां पे? हालांकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो भाई, ए का वैल्यू कितना है? 5.6, इसका वैल्यू 10, सी का वैल्यू 8 और ईडी का वैल्यू वी डोंट नो। 5.6 इंटू 10 56 और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो आंसर देख लो कितना आ जाएगा। आंसर आ गया हमारा 7। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। लिखते समय कैसा लिखोगे? 3 का ए। दैट्स इट। इतना लिखना है आपको, इतना ऐसा ही लिखना है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, ध्यान रखना। आपके पास कोई चैलेंज मिला कि नहीं मिला अभी तक? यहाँ पे देखो आपके लिए है चैलेंज नंबर 1। इसको सॉल्व करना है, कमेंट में आंसर करना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व करो, कमेंट में आंसर करो, कमेंट में धुआं धुआं कर दो, कमेंट में आंसर करो फटाफट। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। C1 जैसे अभी मैंने सॉल्व किया वैसे सॉल्व करना है और तुरंत कमेंट में आंसर करो कि मेरा आंसर ये आया, मतलब आप तक मेरी बातें पहुंच रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। क्या लिखा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट मौजूद है इस तरीके से, तो इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? देखो भाई, एक तो हम ये वाली ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे ऐसे टच करके जाएगी वो, और दूसरी हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो सर्कल के बाहर के पॉइंट से हम ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2। मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए। समझ में आया आपको? इजी था कि नहीं? इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो अपने चैनल पे बहुत सारे चैप्टर्स के क्या रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स के अपन ने अपलोड कर रखे हैं। वन शॉट आईएमपी, साइंस हो, मैथ्स हो, तो आपको वो सारे आईएमपी को देख लेना है। और सारे सब्जेक्ट के, लगभग सारे सब्जेक्ट के आपको बस इतना डालना है कि जो भी सब्जेक्ट डाल रहे हो आप, जैसे कि साइंस का आपको क्वेश्चन पेपर सर्च करना, साइंस सेमिस्टर 1 ऐसा लिख लेना, क्रिस्टल कॉन्सेप्ट, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च कर लेना या लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको देने वाला हूं। तो आपके ये एग्जाम की प्रिपरेशन क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत ज्यादा अच्छे से हो सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल का और इंस्टाग्राम आईडी फटाफट फॉलो कर लेना यार। जितने लोग फॉलो करेंगे उतना समझ जाएगा कि इतने लोगों ने ये वीडियो देखा। टेली अगर इसका इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को फटाफट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन अभी कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन। क्वेश्चन नंबर वन का बी वाला सेक्शन है ये वाला। लुक एट दिस। टोटल कितने क्वेश्चन है? 4। 4 के लिए एक एक के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ए का वैल्यू 35, 85 और सी का वैल्यू आपको निकालना। भाई देखो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ए किसके बराबर होगा? डी के बराबर होगा। ए किसके बराबर होगा? डी के बराबर होगा, बराबर। बी किसके बराबर होगा? ई के बराबर होगा। और सी किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा। जरा ध्यान देना, हमें सी निकालने बोला है, बट यहाँ पे कहीं पे भी एफ का वैल्यू दिया है क्या? एफ का वैल्यू दिया है क्या? तो हमें पहले एफ का वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पे लुक एट दिस, हम ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते, पहले एबीसी नाम का ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते। एबीसी, एबीसी में ए का वैल्यू दे रखा है 43, बराबर। और यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है डी ई एफ। और डी ई एफ में ई का वैल्यू दे रखा है 85। देखो यहाँ से हमारी एक बात तो कंफर्म हो गई कि ई 85, तो यहाँ पे बी भी क्या होगा? 85 होगा। बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू एंगल ई। बी इज इक्वल्स टू एंगल ई। तो बी का वैल्यू हमें मिल गया 85 बिकॉज दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर, आप लिख सकते हो सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। सही बात है ना, सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। तो बी का वैल्यू आ गया 85। अभी आपको सी निकालना है। मुझे बताओ, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे 43 प्लस 85 प्लस सी, तीनों मिलके कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। यहाँ पे देखो 5 और 8 कितना, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 और 8 और 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 128 प्लस सी कर लेंगे इज इक्वल्स टू 180। और यहाँ पे ये 128 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 128, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 52 डिग्री। दैट इज सी का आंसर यहाँ पे इजीली मिल गया। देखा कैसे सॉल्व किया? आराम से शांति से सॉल्व करने का। तो देखो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया? तो जब जब आपको मन करे डायग्राम बनाने का, कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छे से, तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ बच्चों। आगे बढ़ते हैं।
टू सर्कल, एक का रेडियस 4.3, दूसरे का रेडियस 2.3, टच कैसे टच करे एक दूसरे को, बाहर से टच करे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। देखो भैया, जब दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच की दूरी मतलब उनके रेडियस का प्लस होता है, उनके सेंटर के बीच की दूरी मतलब उनके रेडियस का प्लस होता है। तो डिस्टेंस हो जाएगा r1 प्लस r2, पहला है 4.5, दूसरा है 2.3, तो टोटल हो जाएगा 866.8। ध्यान रखना, यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं तो टीचर आपका हाफ मार्क्स काट देगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट यूनिट इन एनी क्वेश्चन। ओके, दो ट्रायंगल आपको दे रखे, एक ट्रायंगल सॉरी एक ही ट्रायंगल दे रखा है, एक का पी का वैल्यू 90, क्यू का वैल्यू 30, दूसरे का वैल्यू 60। देखो डायग्राम बना दो खूबसूरत से। डायग्राम बनाने का कभी भी जब जब लगे जरूरत तब तक बनाओ डायग्राम। पी कितना 90 डिग्री, तो 90 में पी लिख लेते हैं, फिर क्यू है और फिर आर है। क्यू का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री, आर का वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री, और क्यू आर का वैल्यू दे रखा है 8.4, और पी आर निकालने बोला बच्चों, पी आर निकालने बोला। दोस्तों पी आर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सही बात है, जो पी आर है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड है, जो पी आर है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड है। साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ध्यान रखना प्रॉपर्टी क्या है, जो साइड 30 60 90 ट्रायंगल में जो साइड 30 डिग्री के सामने वाली है वो कौन सी है, पी आर, वो होती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है यहाँ पे, क्यू आर का आधा। 30 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस के आधी होती है। 30 60 90 थ्योरम से हमें समझ में आता है, इस थ्योरम से हमें समझ में आता है। तो पी आर का वैल्यू हो जाएगा आधा ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है 8.4, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 4.2। क्या यूनिट लिखा हुआ, हाँ जी लिखा हुआ, सेंटीमीटर लिखना मत भूलना। तो दिस इज 4.2। कमेंट में आपको एक आंसर करना है कि बताओ यहाँ पे क्यू आर क्यू पी का वैल्यू क्या होगा, कमेंट में करो जल्दी से। कमेंट में आपको आंसर करना है कि यहाँ पे क्यूपी का वैल्यू क्या होगा, मतलब 60 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी, क्यूपी, वो होती है हाइपोटेनियस के √3/2 टाइम्स। तो यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू लिखो और कमेंट में आंसर करके बताओ कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एंगल बनाना डी है 128 का, उसको बाइसेक्ट करना। सिंपल सा है, एक लाइन मार दो, फिर आप प्रोटेक्टर ले लो इस तरीके से, और प्रोटेक्टर को यहाँ पे रख दो बराबर। यहाँ पे रखने के बाद प्रोटेक्टर को 120 मतलब क्या 90 डिग्री से बढ़ा, देखो 90 डिग्री यहाँ होता बराबर, 120 लगभग इस तरफ जाएगा आपका, ये एंगल हो जाएगा आपका 120 का। तो 120 एंगल बनाने के बाद आपको उसको बाइसेक्ट करना है। तो सिंपल से क्या करना है, पेंसिल लेना है, पेंसिल ये वाले पी पॉइंट पे रखना है, मान लो पी नाम देते हैं, फिर पेंसिल यहाँ पे कंपास लेना है, और कंपास का जो पिन है वो पी पॉइंट पे रखना है, और पेंसिल से एक आर्क इधर करना है, एक आर्क इधर करना, सेम दूरी पे, यहाँ तो हो गया। फिर आपको पेंसिल का पिन एक बार यहाँ रखना है, लेट से ए पे रखना है, एक आर्क इधर, फिर यहाँ पे पेंसिल का पी बी पे रखना है, एक आर्क इधर, और यहाँ से इस पॉइंट को कनेक्ट करने देना, और ये आपका बाइसेक्ट बन जाएगा, मतलब इस एंगल को दो हिस्सों में बांटने वाला बन जाएगा। तो ये वाला एंगल आपका 60 हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस तरीके से आपका एंगल बट जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सक्सेसफुली वी सॉल्व सेलिब्रेशन टाइम। हमने दो क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा हमने सॉल्व कर दिया है। थिंक अबाउट योर गोल, आपकी फ्यूचर के बारे में सोचो, आपको बड़े बन के क्या बनना है, और क्या उसके लिए आप एफर्ट मार रहे हो या नहीं। कमेंट करके जरूर बताना आपको बड़े होके क्या बनना है और आप क्या उसके लिए एफर्ट मार रहे हो। लेकिन बच्चों एक बात और बताऊंगा कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, आईपी बहुत ज्यादा, आईपी इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ध्यान रखना, अलग अलग फील्ड के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, 2-3 फील्ड पे मत अटके रहना। बड़ा फ्यूचर है, बड़ा लाइफ जीना है। तो जिंदगी दुनिया में ऐसे ऐसे काम भी है जिनके बारे में लोगों को अभी तक पता नहीं है। वी शुड थिंक अबाउट इट, वी शुड फोकस ऑन दैट वर्क, कि हम उनमें सक्सेस कैसे हासिल कर सके। तो हमें डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है हमारे इंडिया को। तो ध्यान रखना, थिंक अबाउट योर गोल, गोल गोल, मेरी बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपने चैनल पे और बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर अपलोड है अलग अलग सब्जेक्ट के सेमेस्टर 1 एग्जाम के लिए, इनको देखना मत भूलना। टेलीग्राम व्हाट्सएप इंस्टा को ज्वाइन करना मत भूलना फटाफट। इंस्टा 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 पे मैं आपको मिलूंगा, वहां पे डीएम करो, मैसेज करो, जो करना है करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ए, मैंने बोला था एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। यहाँ पे देखो ए बी सी डी, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, मतलब तीनों लाइन आपस में यहाँ पे क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है। बात समझ में आ, तीनों लाइन यहाँ पे आपस में पैरेलल है। यहाँ पे देखो AC का वैल्यू दे रखा है 5.4, यहाँ पे CE का वैल्यू दे रखा है 9, यहाँ पे BD का वैल्यू दे रखा है 7.5, और यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। आपको पता है बीपीटी, बीपीटी क्या कहता है भैया, ये रेशो सेम होगा, कौन सा, AC/CE,
और सामने कौन सा है, बी डी, यहाँ पे आएगा बी डी अपॉन डी है। क्या बोलेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, पहला चैप्टर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, पूरा लिखना, आधा मत लिखना ऐसा मेरे जैसा, बीपीटी मत लिखना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, वैल्यू पुट करो भाई, बीडी का वैल्यू हमें पता है कि बीडी का वैल्यू हाँ 7.5, ये लो 7.5। अब इसको सॉल्व करके आपको डायरेक्ट डी का वैल्यू लिखना, तो साइड में कहीं पे भी सॉल्व कर लो, सिंपल सा सॉल्व करना। कैसे करोगे देखो, ध्यान देना, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करना। देखो भैया, जो अपने को फाइंड करना है वो नीचे, हमें नीचे नीचे उसको ऊपर चाहिए, तो पहले क्या कर लो, इस रेशियो को उल्टा कर लो पूरा, डी एफ अपॉन 7.5 और इधर भी उल्टा करोगे 9 अपॉन 5.4 हो जाएगा। अब 7.5 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका 9 अपॉन 5.4 इंटू 7.5 और इधर आपका बच जाएगा डी एफ। ओके, अब देखो भाई यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, या देखो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे 54 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर नीचे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर बचा 75, नीचे बचा 54, इधर बचा अपना डी एफ। अब देखो 9 1 जा 9, 6 जा, सही बात है कि नहीं। अब 6 से 75 को डिवाइड, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 1 बचेगा 5 जा 3 2 जा, तो आंसर आएगा 25 अपॉन 2, जो लगभग होगा 12.5 के बराबर। तो यहाँ पे हमारा आंसर लिखना है आपको 12.5, रेड कलर से लिख लेते हैं, आपको समझ में आए, 12.5 अच्छे से लिख लेते हैं। ओके, दिस इज फाइनल आंसर। नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल के चैप्टर पे क्वेश्चन पूछा गया है आपको ये वाला। लुक एट दिस, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन द फिगर, इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ क्या है, सर्कल का सेंटर है। यहाँ पे एंगल एओ भी दे रखा है 110, एंगल एओ भी आपको दे रखा है 110, दिखा आपको। मेजरमेंट ऑफ आर्क एसी, मेजरमेंट ऑफ आर्क एसी, एसी किधर है, मेजरमेंट ऑफ आर्क एसी का वैल्यू, एसी का वैल्यू मेजरमेंट ऑफ आर्क, मतलब ये आर्क का मेजरमेंट मतलब होता है सेंट्रल एंगल, तो वो भी है आपका 45 डिग्री, कितना दे रखा है 45 डिग्री। ध्यान रखना, किसी भी आर्क का मेजरमेंट होता है उसका सेंट्रल एंगल, मतलब ये सेंट्रल एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री। फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एक्स बी, ए एक्स बी का मेजरमेंट क्या होगा, देखो किसी भी आर्क का मेजरमेंट होता है उसका सेंट्रल एंगल, तो यहाँ पे ए एक्स बी का मेजरमेंट होगा 110 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ आर्क सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क का कितना मेजरमेंट होगा, देखो भाई आर्क का मेजरमेंट होता है सेंट्रल एंगल, तो दोनों सेंट्रल एंगल को यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि दो सी ए बी कैसा बना हुआ, सी ए बी बना हुआ सी ए से और ए बी से मिलके बना हुआ है, तो 45 प्लस 110 करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 155 डिग्री, बराबर की नहीं, 155 डिग्री इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इस बॉक्स में आपको सिर्फ 155 लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। मेजरमेंट एंगल ऑफ सीओबी, सीओबी का मेजरमेंट कितना होगा, लुक एट दिस, यहाँ पे ध्यान देना, सीओबी का मेजरमेंट कितना होगा, हटा देते हैं सबको, पहले वापस एक बार लिख देते, 45 डिग्री था ये वाला और ये वाला था आपका 110 डिग्री था। सीओबी का मेजरमेंट निकालना, देखो पूरे सर्कल का मेजरमेंट होता है 360 डिग्री, 360 में से इन दोनों ने कितना ले लिया, इसने दोनों ने मिलकर ले लिया 155 डिग्री ले लिया, तो 360 में से आपको क्या करना है 155 को माइनस करना है, 10 में से 5 गया तो 5, 10 में से 5 गया, 5 में से 5 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0 और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2, तो यहाँ पे आएगा 205 डिग्री के आसपास, ये आंसर आएगा 205 डिग्री, तो यहाँ पे आपको लिखना है 205 डिग्री। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ आर्क ए एक्स बी, ए एक्स बी का मेजरमेंट कितना होगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क ए वाई बी, सॉरी ए वाई बी का मेजरमेंट कितना होगा, तो वो होगा 205 डिग्री, क्योंकि उसका सेंट्रल एंगल 205 डिग्री, सिंपल सा, इजी था, इस ऐसे सॉल्व करना आपको, दैट्स इट। नेक्स्ट वापस ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना, ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन है हमारा ये वाला। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ए बी किसके बराबर दे रखा है, बीसी के बराबर, ए बी और बीसी के बराबर, एक एंगल 90 डिग्री मतलब कंफर्म हो गया, ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि 180 टोटल होना चाहिए। एंगल बीएसी, एंगल बीएसी किसके बराबर होगा, एंगल बीएसी किसके बराबर होगा, एंगल बीएसी बराबर होगा अपना, ओके डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि एंगल बीएसी जो होगा हमारा 45 डिग्री होगा, अगर ऐसा पूछना चाह रहे 45 डिग्री, बट एंगल बीएसी हमारा एंगल बीसीए के बराबर भी होगा, ये भी बात आप साइड में लिख लेना बॉक्स में समझाने के लिए। तो ए बी किसके बराबर हो गया, ए बी हमारा बीसी के बराबर हो गया, और जो ए बी बीसी के बराबर हो गया वो दोनों किसके सामने वाली साइड है, 45 डिग्री के सामने वाली साइड, 45 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस के 1/√2 टाइम्स होती है, कितनी होती है 1/√2 टाइम्स। तो यहाँ पे देखो √8 को √2 से आपको डिवाइड करना है, तो √8 को √2 से आप कैसे डिवाइड करोगे, ध्यान देना, √8 को अपन लिख सकते हैं, √8 को अपन लिख सकते हैं 4 × 2, और यहाँ से 4 से 2 बाहर निकलेगा, बाहर 2 आ जाएगा और ये 2 बच जाएगा, और नीचे √2 और लिखा, नीचे √2 और से √2 क्या हो जाएगा यहाँ पे
कट हो जाएगा। तो देखो √8 को 2 इंटू √2 लिखा है, देखो ये 2 इंटू √2 लिखा है अपने जैसे ही, और फिर यहाँ पे आपको वापस से 1/√2 लिखना है, 1 √2 से √2 कट, और यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा 2। इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, तीनों एक्टिविटी मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दी। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। इन ट्रायंगल पीएम का वैल्यू आपको दे रखा है 10, एंगल ऑफ ट्रायंगल पीक्यूएस, एरिया दे रखा है पूरे ट्रायंगल का, पीक्यूएस का एरिया दे रखा है, मतलब ये वाले ट्रायंगल का आपको एरिया दे रखा है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, और नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया दे रखा है आपको यहाँ पे 110 स्क्वायर सेंटीमीटर, और आपको एनआर निकालना। भाई देखो दोनों ट्रायंगल को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, तो दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है। देखो क्यूएस दोनों ट्रायंगल का सेम है, तो जिन ट्रायंगल का बेस सेम होता है उनके एरिया का रेशो, पहला वाला ट्रायंगल का एरिया पीक्यूएस, और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है अपना, दूसरा वाला ट्रायंगल है अपना क्यूआरएस, उनका एरिया का रेशियो होता है। जिन ट्रायंगल का क्या सेम होता है, बेस सेम है, तो उनके एरिया का रेशियो उनके हाइट के बराबर हो जाता है, हाइट के रेशियो के बराबर हो जाता है। अब मुझे बता सकते हो आपकी यहाँ पे पहला वाला हाइट कितना दे रखा है 10, और दूसरे वाला हाइट कितना है एनआर, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं, हमें निकालने बोला है। नाउ कैन यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीक्यूएस, पीक्यूएस का वैल्यू 100 है, क्यूआरएस का वैल्यू कितना है 110 है, और यहाँ पे सामने क्या है 10/nr है, सही बात है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल से, यहाँ पे लुक एट दिस, 0 से 0 कट, सामने सामने से 0 कट कर सकते हैं, एनआर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एनआर, और ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 110 बराबर। ये 10 मल्टीप्लाई में है एनआर के साथ, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 110 डिवाइड बाई 10, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गया 11, दैट इज एनआर का वैल्यू 11। कोई यूनिट वगैरह दे रखा है क्या, यूनिट वगैरह, यस सेंटीमीटर, तो आंसर आपको लिखना है सेंटीमीटर में। सिंपल सा आंसर था, लुक एट दिस, सिंपल सिंपल सा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अटैक सॉल्व करना है, अटैक करना है इनके ऊपर, और इजीली सॉल्व करना है। देख लो आंसर कितना आगे, अच्छे से नोट डाउन कर लेना इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। क्या लिखा है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये एक रेक्टेंगल है इस तरीके से, और उसका डायगोनल है ये रहा, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35, डायगोनल दे रखा है 35, ब्रेड्थ आपको दे रखा है 12, और आपको फाइंड द डायगोनल्स ऑफ, ओके डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ओके सॉरी, यहाँ पे आपको लेंथ 35 दे रखा है, ब्रेड्थ आपको 12 दे रखा है, और डायगोनल निकालना। पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल का वैल्यू निकालो, डायगोनल की लंबाई निकालो, और कमेंट में इसका आंसर करो फटाफट, इजी था, पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है। ये आ गया हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर पे क्वेश्चन है कि भैया यहाँ पे देखो आपको ये जो पीएम है, ये एक एंगल बाइसेक्टर आपको दे रखा है यहाँ पे, ये पीएम, ये देखो ये एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल को किस तरीके से बांटता है, इस तरीके से बांटेगा, देखो पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू, मतलब इन दोनों साइड का रेशियो, इन दोनों साइड का रेशियो किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर, इन दोनों जहां पे जिस ये जो एंगल बाइसेक्टर जिस सामने वाली साइड को जिस रेशियो में बांट रहा है उन रेशियो के बराबर, वो कौन सा रेशियो होगा बताओ, एम आर अपॉन एम क्यू। ध्यान रखना, पहले मैंने पी आर लिखा, पहले मैंने क्या लिखा, पी आर लिखा, तो फिर मैंने पहले एम आर लिखा, सामने लिखते समय एम आर लिखा, इस बात का ध्यान रखना, उल्टा सुल्टा मत करना, पहले पी आर लिख के फिर यहाँ पे क्यू एम मत लिख लेना। ओके, पी आर का वैल्यू 3 है, पी क्यू का वैल्यू हमें पता है 7 है, यहाँ पे दे रखा है, देखो 7 आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे 7 दे रखा है, जिस सामने इक्वल टू एम आर का वैल्यू कितना है, एम आर का वैल्यू है आपका, ओके यहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ा, आइडेंटिफाई कि वेदर इट इज एंगल बाइसेक्टर और नॉट। देखो आपको प्रूव करने बोला है, तो एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, तो आप पहले ही यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिख सकते हो, पहले ही यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हो, इक्वल टू नहीं कर सकते हो, बिकॉज हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं। तो दूसरा वाला रेशियो क्या है यहाँ पे, पी क्यू अपॉन एम क्यू, दोनों रेशियो अगर सेम आया तो एंगल बाइसेक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। तो पहला वाला रेशियो ये हो जाएगा, और दूसरा वाला हो जाएगा 7/3.5। जरा देखना अच्छे से दोनों रेशियो सेम है या नहीं है, दोनों रेशियो सेम है कि भाई देखो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 13/15 हो जाएगा, और ये 17/35 हो जाएगा, और ये कहीं से भी दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं, मतलब बोथ रेशियो आर नॉट सेम, दोनों रेशियो सेम यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि पीएम इज नॉट एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे पीएम एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। और 10 3 से डिवाइड कर लो तो भी आपको समझ जाएगा, 10/5 आ रहा है, लगभग 2 आ रहा है ये, और इस ओके 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 आगे आ गया, सॉरी देखो 2 आ गया, देखो 2 आ गया, गलती मत करना। ओके रेशियो को आप और सिंप्लीफाई करो, रेशियो को और सिंप्लीफाई करो, रेशियो डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आता, बराबर उसको सिंप्लीफाई करके आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता चलती है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि पीएम इज अ एंगल बाइसेक्टर, पीएम एंगल बाइसेक्टर। देखो ऐसी गलती मत कर लेना, एग्जाम में गाय गड़बड़ मत करना, मैं वीडियो को कम समय में करने की कोशिश कर रहा हूँ,
बट स्टिल यहाँ पे ध्यान देना, रेशियो से डायरेक्ट प्रेडिक्ट मत करना, आप रेशियो को और सिंप्लीफाई करो। आंसर 2 आया, देखो दोनों का 70 डिवाइड बाय 35 2 होता है, 30 डिवाइड बाय 15 2 होता है। बात समझ में आया आपको? सो यहाँ पे पीएम क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, रेडियस इज 2 पॉइंट सेंटीमीटर अप एनी पॉइंट ऑफ एम। तो 2 पॉइंट सेंटीमीटर का आपको एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 2 पॉइंट है, एक लाइन आपको इस तरीके से ड्रॉ करनी है, फिर आपको कंपास लेके यहाँ पे पिन रखना है, एक आर्क इधर एक आर्क उधर, फिर यहाँ पे अपना पिन रख के पेंसिल से ये एक आर्क इधर एक आर्क इधर, यहाँ पे पिन रख के पेंसिल से एक आर्क इधर एक आर्क इधर, और ऐसे करके आपको इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे आपका ये टेंजेंट खूबसूरत सा बन जाएगा जो मेरा टेढ़ा मेढ़ा बना है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है टेंजेंट सेकेंड थ्योरम है, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम है। तो यहाँ पे देख लो PQ 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 PQ, ये रहा देखो PQ एक टेंजेंट है, ये देगा आपको PQ टेंजेंट है, और PQ का वैल्यू कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और PR का वैल्यू कितना दे रखा है, PR का वैल्यू, PR मतलब ये रहा, PR का वैल्यू 8 दे रखा है, और आपको PS निकालना है। तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है, देखो सिंपल सा है, PQ का स्क्वायर मतलब टेंजेंट के सेगमेंट का स्क्वायर, दैट इज PQ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, PR इंटू PS के बराबर होगा, PR इंटू PS के बराबर होगा। PQ का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, PR का वैल्यू 8 और PS का वैल्यू नहीं पता, 12 का स्क्वायर मतलब क्या, 12 इंटू 12, और 8 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड। देखो स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 4 3 जा 2 1 जा 2 4 2 1 जा 2 6 जा, तो टोटल आंसर आ जाएगा 6, और इधर बचा 3, तो टोटल आंसर आ जाएगा आपका PS का 18। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम यहाँ पे यूज करना है, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो बहुत इजी आंसर था ये वाला, ध्यान रखना, इसको भूलने का नहीं। नेक्स्ट वापस से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे दे रखा है दो ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है, एक ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल का भी एरिया दे रखा है, एक साइड आपको दे रखी है BC 6.3 आपको, एंड कंप्लीट द एक्टिविटी बाय। देखो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के बराबर होता है। तो यहाँ पे नीचे देखो क्या लिखा, QR लिखा है, तो यहाँ पे देखो QR मतलब ये वाला लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, BC हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे BC का स्क्वायर। अब सर वैल्यू डाल दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू दे रखा है 81, तो यहाँ पे 81 डाल दो। क्या दिमाग ही नहीं लगाना, सिर्फ वैल्यू पुट करना है यहाँ पे आपको। यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, किससे डिवाइड किया है यहाँ पे, इसको डिवाइड करके इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखना। एक्चुअली यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है, तो यहाँ का देखो स्क्वायर हट गया, यहाँ का स्क्वायर हट गया, और यहाँ पे 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, और 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, वो यहाँ पे इन्होंने लिया। उसके बाद क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, QR इधर आ गया, 11 इधर चला गया, और 9 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो 9 देखो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो 9 1 जा और 9 7 जा होता है 63, लेकिन पॉइंट है तो 0.7 आ जाएगा, ये आएगा अपना 0.7, और नीचे दे रखा 11, 0.7 को आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो आंसर हो जाएगा आपका 7.7, तो वो यहाँ पे आपको फाइनली लिख देना है। सिंपल था, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे लिख लेना, क्या लिखना है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा आपको लिखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, इस रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है ना, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है, तो प्रॉपर्टी पूरा लिख लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, फ्लो के साथ चलना है, फ्लो के साथ यहाँ पे आपको चलना है, फ्लो के साथ ध्यान देना अच्छे से। आपको दिख रहा है ये एक पॉइंट है, ऐसा लग रहा है ए पॉइंट पे सर्कल के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ए पॉइंट से आपने सर्कल के ऊपर टेंजेंट किया गया। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पे सर्कल पे ऊपर जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट की लंबाई सेम होती है, मतलब यहाँ पे ये वाली लंबाई सेम होगी, ये वाली लंबाई सेम होगी, दिख रहा है आपको, डायग्राम में देखते रहना। और ये वाले बी से हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो कौन सा लंबाई सेम हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा अपना ये वाला लंबाई सेम हो जाएगा, देखो ये वाला लंबाई सेम, ये समझ में आया आपको। ठीक है, अब डायग्राम में देखते हैं, एडी को क्या बोला है इन्होंने, एडी को, एडी किधर है, एडी, एडी को इन्होंने बोला है, एडी को इन्होंने थोड़ी देर तक मान लिया एक्स, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने मान लिया है एक्स, ये हमारा एक्स हो गया, ठीक है ना, एडी एक्स हो गया। तो यहाँ पे एसी क्या होगा, लुक एट दिस, यहाँ पे एसी क्या होगा, तो एसी जो हमारा होगा वो होगा एएफ प्लस एफ सी, तो देखो एएफ प्लस एफ सी हो जाएगा। अब जरा मुझे बताओ, एडी का वैल्यू एक्स है, तो यहाँ पे एएफ का वैल्यू भी एक्स होगा, क्योंकि ये तो सेम ही होगा, अभी हमने पहले बोला कि ये टेंजेंट बाहर से ड्रॉ किया हुआ है, तो ये देखो एएफ का वैल्यू एक्स लिख दिया, और सीएफ का वैल्यू सीएफ पैसे का वैसा लिख दिया, तो यहाँ से हमें सीएफ का वैल्यू मिल जाएगा, एक्स को इधर भेजेंगे तो वो मिल जाएगा 10 माइनस एक्स,
यहाँ पर समझ में आ गया। उसी तरीके से देखो सीई किसके बराबर होगा, सीएफ के बराबर होगा। यहाँ पे ध्यान दो आप, यहाँ पे समझ में आएगा। सीई किसके बराबर होगा, सीएफ के बराबर होगा। सीई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई सीएफ के बराबर होगी। हाँ जी सही है। तो सीई, सीई का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पे सीई का वैल्यू क्या होगा, सीएफ के बराबर होगा ना। तो यहाँ पे हमें सीएफ का वैल्यू कितना मिला है, सीएफ का वैल्यू मिला है 10 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीई का वैल्यू भी 10 माइनस एक्स। यहाँ तक समझा। अब सीबी चेक करो, सीबी किधर है, ये रहा सीबी। सीबी किसके बराबर होगा, सीई प्लस ईबी के। तो सीई प्लस ईबी के मतलब बीई के बराबर हो गया। यहाँ पे सीई का वैल्यू कितना आया, सीई का वैल्यू आया 10 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 10 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, बी को इधर ही रखेंगे और इसको इधर भेजेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो ये 10 इधर आके माइनस 10 हो जाएगा, ये माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा। 10 में से 8 गया तो -2 और ये हमारा प्लस एक्स है तो ये एक्स आएगा, ये एक्स माइनस 2 आ गया। अब बीडी किसके बराबर होगा, बीई, बीडी किसके बराबर होगा, ये जो बीडी है अपना बीई के बराबर होगा। और बी का वैल्यू कितना आया 10 माइनस एक्स। तो यहाँ पे 10 माइनस एक्स लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो जो ए बी है हमारा, ए बी, ये ए बी किसके बराबर होगा, ए डी प्लस बी डी के। और ए डी को हमने पहले एक्स माना था, देखो ए डी को हमने क्या माना था, एक्स माना था। और बी डी का वैल्यू आया एक्स माइनस 2 और सामने ए बी का वैल्यू आपको दे रखा है 12। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 12। तो आप देखो यहाँ पे x और x हो जाएगा 2x और ये माइनस एक्स इधर आकर हो जाएगा प्लस एक्स। तो ये देखो 12 मिल गया, तो ये 2 में 12 मिल गया तो 14 हो गया। और फिर अब x का वैल्यू यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 14 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 7। तो इतना सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आई होप सो आप कर लोगे। बस सिस्टमेटिक चलना है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था ये। ट्रायंगल दे रखा है और एपी नाम का मीडियन दे रखा है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ट्रायंगल, नाम दे देते हैं ए बी सी और एपी नाम का बना देते हैं मीडियन। मीडियन मतलब सामने वाली साइड को दो हिस्सों में बांटने वाला। बीसी का वैल्यू दे रखा है 18, ये पूरा बीसी 18 दे रखा है। और आपको ए बी स्क्वायर इसका वैल्यू दे रखा है और एपी फाइंड करने बोला। एपी मतलब क्या, ये तो देखो यहाँ पे अपोलिनियस थ्योरम लगेगा। अपोलिनियस थ्योरम क्या बोलता है भैया, ये जो दो साइड है इन दोनों साइड का स्क्वायर का प्लस करना है, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर। मीडियन का स्क्वायर मतलब क्या होगा, एपी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ किसी भी साइड का स्क्वायर ले लो। यहाँ पे इसको ले लो या इसको ले लो क्योंकि दोनों का लंबाई सेम ही है। तो 2 टाइम्स ऑफ बीपी का स्क्वायर एंड दिस इज योर अपोलिनियस थ्योरम यूज किया अपन ने। अब देखो ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर का वैल्यू 260 पहले से दे रखा, लिख लो 260। एपी का स्क्वायर का वैल्यू, एपी का वैल्यू निकालना है। जरा देखो बीपी का वैल्यू कितना है, देखो बीसी का वैल्यू आपको 18 दिया है। तो मुझे बताओ बीपी क्या होगा, बीसी का आधा होगा क्योंकि ये तो मीडियन है ना। मीडियन मतलब क्या, साइड को दो हिस्सों में बांटने वाला। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो बीपी का वैल्यू होगा वो हमारे 18 का आधा होगा, मतलब 9 होगा, मतलब यहाँ पे हम 9 का स्क्वायर निकालेंगे। इसको सॉल्व करना है आपको अच्छे से। देखो 2 एपी का स्क्वायर और देखो 9 का स्क्वायर 81 और 81 इंटू 2 होता है 162 बराबर कितने, 81 इंटू 2 162। माइनस कर लो 260 माइनस 162, यू विल गेट 2 एपी का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लिखना भूल गए मैं। अब इसको सॉल्व करके 2 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट लेके आंसर कमेंट करके बता दो, आंसर कमेंट करके बता दो कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस। यहाँ पे आपको बोला है एक सर्कल दे रखा है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी है। ए बी का देखो यहाँ पे ए बी आपको दे रखा है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब जो ए बी है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है, मतलब ये दोनों सेम है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो ये जो ट्रायंगल बना, देखो रेडियस, देखो यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बोल रखा है आपको क्वेश्चन में कि जो लेंथ है कॉर्ड ए बी का जो लंबाई है वो रेडियस के बराबर है। बराबर की मतलब ये लंबाई और ये लंबाई सेम हो गई। और आपको पता है ये भी तो रेडियस ही है ना, तो ये भी सेम हो गई, मतलब ये एक तरीका का इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो मतलब आपको समझ में आ गया एंगल 60 डिग्री है। तो आप मुझे बताओ एंगल एओबी कितना हो गया, 60 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल एओबी जो है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट्स इट। एसीबी कितना होगा, एसीबी देखो भाई इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगेगा। इंस्क्राइब्ड एंगल देखो सेंट्रल एंगल 60 है तो एसीबी होगा 60 का आधा, 60 का आधा दैट इज 30 डिग्री। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की मदद से 60 का आधा दैट इज 30 डिग्री आप लिख देना इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। समझ में आया, ठीक है ना। आर्क ए बी कितना होगा, आर्क ए बी कितना होगा, देखो आर्क ए बी का मेजरमेंट कितना होगा, आर्क ए बी का एक्चुअली यहाँ पे मुझे लगता है क्वेश्चन में मेजरमेंट लिखना चाहिए था। आर्क ए बी का मेजरमेंट कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि किसी भी आर्क का मेजरमेंट उसके सेंट्रल एंगल के बराबर होता है। सिंपल सा था, इस तरीके से आपको सॉल्व करना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रूव करना है बीपीटी, आई होप सो आपने अगर बीपीटी पढ़ रखा है तो इसको आराम से प्रूव कर लोगे। बीपीटी का प्रैक्टिस कर लेना आप अच्छे से। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, स्टेटमेंट से आपको समझना किसकी बात की जा रही है। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की एक साइड किसी एक लाइन से पैरेलल है, तो बताओ वो ट्रायंगल का रेशियो जो है वो इक्वल रेशियो में बढ़ रहा है, वो साइड इक्वल रेशियो में बढ़ रही है, तो वो आपको प्रूव करना है। ओके, तो ये बीपीटी बेस्ड क्वेश्चन था।
तो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। वेल डन। अगर आपने यहाँ तक पहुंच चुके हो तो अपने आप का नाम लिख दो, अपने आप को लिख दो वेल डन। जो भी आपका नाम है, शुभम लिख दो, मैं शुभम लिख लेता हूँ, आप लोग अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख दो। ओके, बाकी इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो। देखो यहाँ पे बढ़िया से एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दे रखा, हाँ जी दे रखा। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके सारे साइड्स एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, अपोजिट वाले हैं खास करके। पी इज अ मिड पॉइंट। पी क्या है? मिड पॉइंट है। पी क्या है? मिड पॉइंट है। किसका? सीडी का। मतलब ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई तो सेम हो गई। सेगमेंट बीपी क्या है? सेगमेंट बीपी की तरह बीपी ये रहा। सेगमेंट बीपी मिड्स द डायगोनल एसी एट द पॉइंट एक्स। बीपी एसी से एक्स पॉइंट पे मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है। और यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखा है कि 3ax इज इक्वल टू 2 ऐसी प्रूव करना है। मतलब 3 टाइम्स ऑफ ax, 3 टाइम्स ऑफ ax किधर है? 3 टाइम्स ऑफ ax, ये वाली लंबाई 3 टाइम्स ऑफ x ऑफ 2x है। तो यहाँ पे ऐसा जरा सा ध्यान देना इस वाले ट्रायंगल में, जैसे हम आपको मार्क करके देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में जरा सा ध्यान देना। इन दोनों ट्रायंगल में अच्छे से देखना। ओके, इन दोनों ट्रायंगल में अच्छे से देखना आप, ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में अच्छे से देखना। भाई ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। रीजन क्या होगा? अल्टरनेट एंगल। देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? अल्टरनेट एंगल जेड बन रहा है ना, तो आप बोलोगे कि एंगल ए बी एक्स किसके बराबर हो गया? अब वो हो गया एंगल सी पी एक्स के बराबर। क्या लिखोगे? अल्टरनेट एंगल। क्योंकि आपको पता है ये ए बी और ये डी सी क्या है? पैरेलल है। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये क्या है? पैरेललोग्राम ना। तो यहाँ पे आप बोल देना ए बी पैरेलल टू डी सी। इसके लिए मैं ये बात लिख पाया। बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट जरा ध्यान देना। उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। क्यों होगा भैया सेम? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए एक्स डी और उसी तरीके से सामने आ जाएगा एंगल यहाँ पे आपका सी पी एक्स या पी एक्स सी। ये भी होगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ट्रायंगल ए ए ए बी एक्स, ट्रायंगल ए बी एक्स मतलब पहला वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर हो गया? ट्रायंगल पी एक्स सी के। नाम लिखते समय ध्यान देना, मैंने लिखा ए बी एक्स और यहाँ पे मैंने लिखा सी पी एक्स। सी के बाद सॉरी पी, पी पहले क्यों लिखा? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा पहले, सॉरी यहाँ पे नाम लिखने में गलती हो रही है। देखो जब भी आप सिमिलरिटी लिखो ना, नाम लिखने में गलती मत करना। मैं नाम बता रहा हूँ। देखो मुझे बताओ बी किसके बराबर है? पी के बराबर है। ए किसके बराबर है? सी के बराबर है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अगर मान लो आप ए लिख रहे हो, ए के बाद किधर जाओगे? एक्स की तरफ, फिर जाओगे बी की तरफ। और उसी तरीके से आप दूसरे ट्रायंगल का नाम कैसे लिखोगे? पहले ए लिखा, ए किसके बराबर? सी के बराबर, बराबर। तो फिर आप लिखोगे सी के बाद एक्स और फिर जाओगे पी। इस तरीके से ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा। अब जरा देखो रेशियो ले लो। ए एक्स, सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो सेम होता है करस्पॉन्डिंग साइड का। तो ए एक्स अपॉन सी एक्स और उसी तरीके से दूसरा वाला रेशियो क्या बनेगा? एक्स बी अपॉन एक्स पी। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, ए एक्स अपॉन सी एक्स, ए एक्स अपॉन सी एक्स। तो यहाँ पे और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अच्छे से देखो दूसरा वाला रेशियो कौन सा था? ए बी अपॉन सी पी, ए बी अपॉन सी पी। ये लो लिख लिया। अब जरा देखो अपने को क्या चाहिए? अपने को ए एक्स और ए सी से मतलब है। देखो ए एक्स और ए सी, ए एक्स और ए सी किधर है अपना? ए एक्स और ए सी, ए एक्स और ए सी। तो मतलब हमें ज्यादा इस लाइन से ज्यादा मतलब है। ये देखो ए एक्स और ए सी यहाँ पे हमारे इस लाइन पे, बराबर की नहीं? तो हमें ज्यादा फोकस इस लाइन पे करना, ए एक्स और ए सी पे, बराबर की नहीं? तो यहाँ पे हमारे लिए ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। दूसरा यहाँ पे देखो जरा ए बी, यहाँ पे अपने को दे रखा है कि ये मिड पॉइंट है। ये क्या है? मिड पॉइंट है। अगर ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है तो जो लंबाई इसकी होगी, मान लो इसकी लंबाई एक्स है, तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी? एक्स होगी। और इन दोनों की मिलकर लंबाई कितनी हो गई? 2x। तो सामने वाली लंबाई कितनी होगी? 2x, क्योंकि अपोजिट साइड सेम होती है, बराबर। मैंने इसको x माना तो ये भी x होगा कि नहीं होगा? तो जरा ध्यान देना, अगर मैं dp को x मानता हूँ, इस क्वेश्चन में dp को क्या मानते हैं अपन? x मानते हैं। तो pc भी क्या होगा? x होगा। pc भी क्या होगा? x होगा। और उसी तरीके से ab क्या हो जाएगा? ab हमारा हो जाएगा 2x, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ab का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2x लिखता हूँ तो मुझे cp का वैल्यू कितना लिखूंगा? cp का वैल्यू x लिखूंगा। और सामने क्या है? ax अपॉन cx। सही बात है। अब जरा ध्यान दो, x से x क्या हो जाएगा? कट। तो यहाँ पे ax अपॉन सी एक्स क्या आ जाएगा? वो आ गया 2। तो क्रॉस। अभी देखो अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है ax और यहाँ पे देखो cx है, ac है और यहाँ पे ac है। तो आप डायग्राम में देखो जरा, हमें जो मिला है वो क्या मिला है? हमें मिला है ax ये तक और हमें मिला cx। बट हमें चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए इस क्वेश्चन में ax तो चाहिए, मतलब हमें ax तो चाहिए यहाँ पे, ax को कुछ नहीं करना, बट यहाँ पे हमें cx नहीं चाहिए।
तो जरा ध्यान देना, मैं इस रेशो को उल्टा कर रहा हूँ, सी एक्स अपॉन ए एक्स, और ये 2 का उल्टा हो जाएगा 1/2, बराबर की नहीं। अब जरा देखो, अब यहाँ पे कंपोनेंडो लेना है। कंपोनेंडो मतलब क्या, सी एक्स और नीचे वाला ए एक्स वैसे का वैसा, बस नीचे वाले में ऊपर वाले में नीचे वाले को प्लस करना है, तो प्लस करके ए एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से 1/2 नीचे वाले को ऊपर वाले में प्लस करना है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब आप डायग्राम में अच्छे से अगर देखोगे तो यहाँ पे अपना डायग्राम में अच्छे से देखोगे यहाँ पे, तो ये सी एक्स और ये ए एक्स दोनों मिलके ए सी बन जाएगा। देखो कंपोनेंडो ले लिया, 9th में आपने पढ़ा होगा, तो दोनों मिलके ऊपर वाला बन गया ए सी और नीचे वाला अपना आ गया ए एक्स, और ऊपर वाला आ गया 1 + 2 3 और नीचे वाला आ गया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जरा, 2ac और 3ax, और ये हो गया हमारा 2। आ गया कि नहीं आ गया? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना है बढ़िया से, शांति से, ठीक है। देख लेना, ये क्वेश्चन बोला था ना आपको 3ax और 2ac, बराबर। अब इस चैप्टर्स में, इस पेपर्स में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, जिनको आपको अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले ट्रायंगल में आपको क्या करना है, हर ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लगा के चीजों को सेपरेट करते जाना है, और आपको अपना आंसर आसानी से मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, चीजों को सेपरेट करते जाना है, माइनस वगैरह करते रहना, फटाफट हो जाएगा सारा काम। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो भी इजी इजी वाले, देखो यहाँ पे आपको सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना है। देखो इन दोनों ट्रायंगल में कोई भी वर्टेक्स सेम है क्या? कोई भी वर्टेक्स सेम नहीं है। इसका मतलब दो ट्रायंगल सेपरेट बनेंगे, दो ट्रायंगल क्या बनेंगे, सेपरेट बनेंगे। और जब वर्टेक्स सेम होता है तो ट्रायंगल साथ में बनते हैं। तो इनका कंस्ट्रक्शन का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कैसे ड्रॉ करना है अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा था एग्जाम में, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। एक मतलब आपको ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना है, बराबर। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, बराबर। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम ओके, रमेश गोस 24 सेंटीमीटर साउथ देन टर्न्स गोस द वेस्ट। 24 सेंटीमीटर तक साउथ गया और फिर टर्न लिया और वेस्ट में गया कितना सेंटीमीटर तक, 10 तक। तो ये बन गया। फिर यहाँ से कनेक्ट कर लो, तो ये आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। पूछा कौन सा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और बोला लास्ट पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट में दूरी कितना होगा, ये दूरी आपको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के लगा के ये वाली दूरी मिल जाएगी आपको। तो इतना सिंपल ढंग का ये क्वेश्चन था। और यहाँ पे हमने लगभग इस पेपर को सॉल्व किया। दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े, वो ट्रायंगल वाला जो आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। और बाकी सारे काम आप लोग ने कर लिए होंगे। आई होप सो सेशन आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा स्पीड हुआ होगा तो स्लो कर लेना। अभी ये एंड में बोलने का कोई मतलब नहीं है, स्टार्टिंग में बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।